नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एबीओ के विषय में असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के विषय में एक वीडियो डाला था और उस वीडियो को डालने के बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट नीचे आए। डाउट को लेकर के बहुत सारे डाउट हैं उनके मन में। सबसे पहला डाउट तो यही है कि एबीओ है क्या। इसके अलावा आयु सीमा या फिर योग्यता आदि के विषय में भी डाउट है। क्या योग्यता में बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक और डाउट है तिथि की गणना को लेकर के। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पदों की संख्या, उन सब विषयों पर बातचीत मैं करूंगा इस वीडियो में और कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट हैं वो डाउट अब खत्म हो जाए। सबसे प्रथम सवाल जो है एबीओ क्या है। एबीओ के विषय में अगर बात किया जाए तो एबीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को अगर हिंदी में आप कहें तो आप कह सकते हैं सहायक विकास खंड शिक्षाधिकारी। मुख्य रूप से विकास खंड में अगर बात करें तो दो तरीके के शिक्षाधिकारी होते हैं। एक तो होता है जिसको बीईओ बोला जाता है और एक दूसरा जिसको एबीईओ बोला जाता है। जो बीईओ की नियुक्ति होती है यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति होती है, यह डायरेक्ट नहीं होती। यानी इस पद पर किसी व्यक्ति को आसीन होना है तो उसे कैसे जाना पड़ेगा, प्रमोशन के द्वारा जाना पड़ेगा। लेकिन एबीओ की भर्ती डायरेक्ट होती है। यह भर्ती छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइम जो आया था वो 2013 में आया था। इसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई। चूंकि अभी कुछ दिन पहले एबीओ के विषय में देखिए 2022 में इसके विषय में एक जानकारी आई थी कि इसके पद आने वाले हैं और उसी समय जानकारी आई थी कि इसकी योग्यता में संशोधन किया गया और किया भी गया था। उसके बाद ये एकदम से सन्नाटे में चला गया। उस समय लगता था कि नहीं, एबीओ अब कुछ ही दिनों में का मेहमान है, बहुत जल्दी आने वाला है, बस स्वागत की तैयारी की जाए। लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। फिर ये नजर में आया अभी लगभग 15-20 दिन पहले। कैसे नजर में आया तो एबीओ के विषय में जो प्रमोशन की लिस्ट है, पदोन्नति की लिस्ट है, वो पदोन्नति की लिस्ट जारी की गई। जब पदोन्नति की लिस्ट जारी की गई तो फिर पता चला कि नहीं, एबीओ असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी अब आने वाली है। ठीक, तो मैं उसी लिस्ट के अनुसार आपको अब आगे की चीजें बता रहा हूं। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप पढ़ें या तो फिर आप न पढ़ें। न पढ़ने वाला विकल्प में आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ने वाले विकल्प में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा। तो एबीओ के विषय में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अगर एबीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सहायक विकास खंड शिक्षाधिकारी। किस प्रकार का ये पद होता है, श्रेणी की बात करें तो राजपत्रित अधिकारी होता है ये, सेकेंड क्लास ऑफिसर, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी। यानी यह अधिकारी जब नियुक्त होगा तो इसके बारे में इसकी सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। इसी को आप कहते हैं गजेस्टेड ऑफिसर या गजेस्टेड ऑफिसर बोला जाता है। पे ग्रेड जो होता है 4300 वाले पे ग्रेड में आता है। इतना तक बात आपको पता हो गई। अब इसकी बात करते हैं इसकी योग्यता की। योग्यता में कई लोगों का डाउट था, वो डाउट भी अभी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर सामान्य योग्यता करूं तो इसका योग्यता है पीजी। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको आप मास्टर डिग्री बोलते हैं, वही मास्टर डिग्री। 2013 तक यही योग्यता थी, लेकिन 2022 में इसमें एक और योग्यता जोड़ दी गई, जिस योग्यता का नाम था बीएड। यानी अब अगर आपको एबीओ बनना है तो आपके पास पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। अब यहां पे कई बच्चों के डाउट हैं कि क्या 2013 में बीएड लागू नहीं था, यानी बीएड इसमें जुड़ा नहीं था, तो इस बार जुड़ेगा, इस बात का कंफर्म है? तो हाँ, ये बात कंफर्म है 100% कि बीएड प्लस जो पीजी है वही जो योग्यता है वह रहने वाली है। कुल मिला के बीएड और पीजी की बात करें तो बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 100 लोग अगर बीएड किए हैं तो 100 में से 5-7 लोग ही ऐसे होंगे जो पीजी भी किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए होंगे।
नहीं तो सामान्य तौर पर लोग बीएड ही करके छोड़ देते, क्योंकि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाने वढ़ाने वाले क्षेत्र में जाना होता है, तो उतनी आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं होती, तो केवल बीएड करके छोड़ देते। तो ये यहाँ आपका एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप पीजी प्लस बीएड दोनों हैं, तो दूसरे परीक्षाओं की तैयारी में जितना आप समय देंगे, जितना मेहनत करेंगे, उससे कम उस मेहनत का आप समझ लीजिए कि 25 से 30% मेहनत में आपका ये पोस्ट हो जाएगा आपके हाथ में। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं है, ठीक। और जो बच्चे हैं, जो बीएड प्लस पीजी वाले हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे। तो यहां पे आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि आप पीजी प्लस बीएड हैं तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य तौर पर आप समझ के रखिए कि आयु सीमा 21 वर्ष मिनिमम और 45 वर्ष मैक्सिमम है। किसके किसके लिए? ये है एसटी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी, ओबीसी, इसके अलावा दिव्यांग, और दिव्यांग के अलावा एक और कैटेगरी बचता है महिला। इन सभी के लिए आयु सीमा जो होगी वो 21 से 45 वर्ष होगी। केवल एक ही व्यक्ति बच जाता है, वह है पुरुष, और वह भी सामान्य वर्ग का होगा, यानी जनरल कैटेगरी का होगा। इसके लिए जो आयु सीमा होगी 21 से लेकर के 40 वर्ष की होगी, ठीक। अच्छा, यहां पर एक डाउट और बच्चों के मन में है, ऊपर को बता देता हूं, पहले इसको पूरा कर लेता हूं। जनरल के लिए 21 से 40 वर्ष। अब इस आयु सीमा की गणना कब की जाएगी? कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि लास्ट कगार पे होंगे, बच्चे तो नहीं बोल सकते, वयस्क जो होंगे, जिनका उम्र 44 होगा, 43 होगा, वो सोचेंगे कि मैं तैयारी करूं कि नहीं, कब से आयु सीमा की गणना की जाएगी। तो जिस वर्ष यह नोटिफिकेशन आएगा, जैसे 2025 में अभी आता है, कुछ दिनों में, 1-2 महीने में अगर आता है, आने की उम्मीद है, क्योंकि चीजें अंडर प्रोसेस चल रही हैं, ठीक। तो आने की अगर उम्मीद है तो 1 जनवरी, जिस वर्ष भी आएगा उसके 1 जनवरी को काउंट किया जाएगा कि उसकी आयु जो होनी चाहिए आयु सीमा के भीतर होनी चाहिए। यहां तक क्लियर होगा। एक डाउट जो बच्चों के मन में है इस योग्यता के विषय में कि पीजी प्लस बीएड, तो क्या इसमें डीएड भी अनिवार्य हो, मतलब डीएड वाले भी दे सकते हैं, डिप्लोमा वाले? तो अभी तक इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। 2022 में जो संशोधन हुआ उसमें पीजी प्लस बीएड बताया गया है, किसी प्रकार से कोई डीएड की बात नहीं की गई। और क्या बीएड हट जाने की संभावना है, केवल पीजी वाला हो जाएगा, सिलेबस मतलब योग्यता में परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, यह संभावना जताई जा सकती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है, कभी भी चाहती है सरकार कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, और अगर पीजी में वैसा मौका मिल जा रहा है तो शायद हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में आप पीजी प्लस बीएड ही मान करके चलिएगा, ठीक है। यहां तक चीजें आपको मैंने बता दी। अब कुछ और चीजें बता देता हूं। पदों की संख्या के विषय में बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। पदों की संख्या जो है 2022 में जो जानकारी आई थी, 2022 में जो जानकारी आई थी उसके अनुसार 198 पद आने वाले थे। चूंकि 2022 से वर्ष 2025 आ गया है, तो यह समझ के चलिए कि 198 प्लस पद रहेंगे। अब कितने पद बढ़ेंगे इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 198 से अधिक पद रहेंगे, यह बात कंफर्म है, ठीक है। अब इसके थोड़ा एग्जाम की प्रक्रिया आदि के विषय में बात कर लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जब 2022 में, यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो नीचे कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। जब 2022 में नोटिफिकेशन आया तो उस 2022 के नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि जो क्या क्या चीजें बताई गई उसमें 2022 के नोटिफिकेशन में। तो 2022 के नोटिफिकेशन में 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तौर पे बताई गई। क्या था? पहला बात था कि इसकी योग्यता परिवर्तित हो रही है। दूसरा बात था कि इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक। ये 2 बातें बताई गई। क्योंकि 2022 आ गया है तो सिलेबस में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, उसी कोई मतलब एकदम फिक्स नहीं है, कुछ एक पॉइंट बदलेगा जिसको मैं अभी बता देता हूं।
तो योग्यता के विषय में वही पीजी प्लस डीएड बीएड को मान्यता दी जाएगा। और सिलेबस तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, कुल मिला के अब क्या बात आना बाकी है एबीओ के एग्जाम के लिए। अगर सीजीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगी, इसका नोटिफिकेशन सीजीपीएससी निकालेगी, ध्यान रखिएगा। तो क्या चीजें आना बाकी है, इसमें केवल 2 चीजें आने बाकी। पहला बात तो आएगा एग्जाम डेट, और दूसरा आएगा पदों की संख्या, कि कितने पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है। बाकी सारी चीजें 2022 में बता दी गई है। तो मेरा ये भी कहने का मतलब है कि अब समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं रहेगा जब ये नोटिफिकेशन आएगा, और समय कितना रहेगा क्या नहीं रहेगा ये सब चीजें डिपेंड करती है कि कितना पढ़ना है। अगर आपको एक ही लेसन पढ़ना है, एक पन्ना पढ़ना है तो रात भर काफी है। अगर आपको 100 पन्ने पढ़ने हैं तो रात काफी नहीं। तो अब इसके सिलेबस पर नजर डालते हैं। देखिए इसका सिलेबस जो है कुल मिला के 2 भागों में आप देखते हैं। इसमें 2 तरीके से एग्जाम आपका होने वाला है। एक तो लिखित परीक्षा होगा और दूसरा 75 अंक का साक्षात्कार होगा। 600 अंक का लिखित परीक्षा होगा, मतलब ओएमआर शीट में गोला भरने वाला परीक्षा। 600 अंकों में जो बच्चे ऊपर मेरिट में आएंगे यानी अधिक अंक लाएंगे, जितने भी पद आएंगे, मान लेता हूं 200 पद आ रहे हैं तो 200 गुणा 3 कर लीजिए, यानी 600 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में जितना नंबर आएगा उस नंबर को और इस 600 में जितना नंबर पाए रहेंगे उस नंबर को दोनों को जोड़ देंगे। उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसमें जो भी बच्चे ऊपर आएंगे उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर होगा? तो यहां तक अगर 6 जो इंटरव्यू है वो सेकेंडरी मुद्दा है। सबसे पहला कुछ अगर आप कर सकते हैं तो वह लिखित परीक्षा में कर सकते हैं। जो ओएमआर शीट में गोला भरने वाला परीक्षा होगा उसी में कुछ आप कर पाएंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं। लिखित परीक्षा की बात करूं तो इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहला पेपर जिसको सामान्य अध्ययन का पेपर बोला जाएगा और दूसरा पेपर जिसको शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार वाला पेपर बोला जाएगा। सबसे पहला पेपर जो है, जो कि 150 प्रश्नों की संख्या होगी, 2.5 घंटे मिलेंगे और 300 अंक होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। यहां पर जो पेपर 1 है उसमें आप देखेंगे 3 भाग है। पहला भाग जो सामान्य अध्ययन का है, इसमें इंडियन जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा भाग छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, उससे 75 अंक पूछे जाएंगे जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस से संबंधित होंगे और 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 50 अंक का होगा, टोटल 300 अंकों का होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग इसमें कवर करता है कौन? छत्तीसगढ़ का जीएस, उसके बाद इंडियन जीएस और उसके बाद बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी रीजनिंग। ये इसका कवर करने वाला पॉइंट है। सबसे ज्यादा भाग अगर कवर करता है तो छत्तीसगढ़ का जीएस। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का जीएस तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो जब भी कोई एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में, चाहे इंडियन जीएस भी पढ़ ही रहे, तो उस एग्जाम में मेन पॉइंट क्या होता है जानते हैं? प्रश्न की प्रकृति मेन होता है। जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिलेबस सेम होता है लेकिन प्रश्न एक अलग स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। जब आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं यानी चतुर्थ ग्रेड, तृतीय ग्रेड की तैयारी करते हैं, तो आपसे सिलेबस वही रहता है लेकिन प्रश्न अलग तरीके के पूछे जाते हैं। तो वो एक डेवलप करना अप्रोच, वही एक अलग मुद्दा है, अप्रोच का मुद्दा है कि एबीओ आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपसे किस स्तर के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद करते हैं आप, और अगर आप एक चपरासी, प्यून, भृत्य के पद के लिए तैयार हो रहे हैं तो किस स्तर के प्रश्न को पूछे जाने की आप उम्मीद करते हैं। तो इसमें आपको अपना अप्रोच डेवलप करना होगा, तभी जाकर के चीजें क्लियर होंगी। अब दूसरा भाग जो है वो शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा शास्त्र का है। बच्चे पहले भाग से तो अवेयर रहेंगे, लेकिन अगर आप पहले से तैयारी करेंगे
अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका पहला भाग तो तैयार होगा ही होगा, दूसरा भाग भी तैयार होगा। और जब दूसरा भाग तैयार होगा इसका मतलब आपका सिलेक्शन है। सिलेक्शन दोनों भागों से होना है, किसी भी भाग को छोड़ना नहीं है। कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि यूनिट 1 से पूछा तो यूनिट 2 से नहीं पूछेगा, दोनों यूनिट से, तीनों यूनिट से पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने यूनिट 1 पढ़ा, यूनिट 2 छोड़ दिया तो टोटल प्रश्न जो हो यूनिट 2 से ही पूछ लिए जाए। तो कोई भी भाग छोड़ना नहीं है, सिलेबस को सबसे पहले कवर करना पूरा जरूरी है। ठीक, शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा शास्त्र से 150 अंकों के प्रश्न, 150 प्रश्न होंगे जो कि 300 अंकों के होंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 2 पेपर है इसमें भी आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप यहां पर देखें कि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी इस कैटेगरी से आते हैं, ठीक, एसटी, एससी, ओबीसी अगर 3 कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें मिनिमम 23% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 33% अंक लाना अनिवार्य है। यानी अगर 33% अंक आएगा तभी दूसरा प्रश्न पत्र चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब अगला बात देखें। अब इसके सिलेबस को देखते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन में अगर आप देखेंगे तो भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि, भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन। अब इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे सामान्य प्रश्न नहीं होंगे, फिर भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो ये सेकेंड क्लास ऑफिसर का जो एग्जाम होता है वो सेकेंड क्लास ऑफिसर के एग्जाम में सामान्य तौर पर जब सीजीपीएससी एग्जाम लेती है तो आपसे 2 प्रश्न पत्र बनाने की उम्मीद करती है। एक प्रीलिम्स का प्रश्न पत्र होता है और एक मेंस का प्रश्न पत्र होता है। ठीक, प्रीलिम्स में लिखना होता है, मतलब गोला भरना होता है, मेंस में लिखना होता है, और ऐसे निकल करके आप एक सेकेंड क्लास ऑफिसर बनते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन यहां पर मेंस का कोई एग्जाम नहीं है, तो एग्जामिनर के पास क्या अवसर है कि इसी एक एग्जाम में, गोला भरने वाले एग्जाम में ही आपसे प्रीलिम्स जैसे प्रश्न भी, यानी फैक्चुअल प्रश्न भी सॉल्व करा ले और आपसे वैसे प्रश्न भी सॉल्व करा ले जो कि कंसेप्ट बेस्ड हो, वैसे प्रश्न जो कि एल्गोरिदम बेस्ड हो, वैसे प्रश्नों को भी सॉल्व करा ले। तो वो सब चीजें आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक, तो केवल पॉइंट पढ़ लेने से, सिलेबस को पढ़ लेने बस से प्रश्न नहीं बनेंगे, आपको उसके विचार को पकड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है कि आप एज ए एबीओ पेपर दे रहे हैं तो आपसे कैसे प्रश्नों की उम्मीद की जा सकती। ठीक है, फिर करंट अफेयर है, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर पर सभी चीजें हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, साहित्य, जनजातियां, अर्थव्यवस्था, वन, प्रशासनिक ढांचा, मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें। इसके बाद रीजनिंग है, बुद्धिमत्ता परीक्षण, जिसमें गणितीय योग्यता, बौद्धिक परीक्षण और आंकड़ों का विश्लेषण, इतनी चीजें। अब इसके बाद हम जाएंगे प्रश्न पत्र 2 में। प्रश्न पत्र 2 में देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार। अब बात यह है कि अगर आप इसको खुद से तैयार करते तो सोच के देखिए, या फिर कोई बुक भी लेकर के तैयार करें, तो बुक भी वैसा बेहतर स्तर का तो मेरे को नहीं दिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो खोज कर सकते हैं। अभी तो वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन ये मिल जाएगा, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो मिलने लगेगा, लेकिन उस स्तर का नहीं होगा जिस स्तर का मैं आपको बताना चाहता हूं, या जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि 250 के बुक में, 300 के बुक में सभी चीजों को समराइज कर पाना, मुझे नहीं लगता कि, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं एनालाइजर में, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब आसान होगा। शिक्षा का आधार, जिसमें शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य, भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक हैं, आप इसको पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करूं शैक्षिक प्रशासन नेतृत्व इकाई 2, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं। इकाई 3 की बात करूं तो विद्यालय संगठन एवं सुधार से संबंधित टॉपिक है। इकाई 4 में आप देखेंगे कि शिक्षा का गुणात्मक एवं नवाचार, गुणात्मक पक्ष और नवाचार है, जिसमें शिक्षा का विकास एवं समस्याएं,
भारतीय परिपार्श्व मूल्यांकन शिक्षा आयोग, ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो आपको ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक अवधारणा बना करके, एक कंसेप्ट बना करके आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आखिरी पॉइंट आप देखते हैं जिसमें 2 तरीके की चीजें लिखी हैं कि एक तो शिक्षा का अधिकार लिखा है यूनिट 6 में, 5 में, और यूनिट 6 में भी सेम चीज लिखा गया है, शिक्षा का अधिकार। तो क्या है, इन दोनों में फर्क है भाई। फर्क क्या है, ये सब चीजें आप खुद से ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या फर्क है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2013 का प्रश्न पत्र भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज इसमें और जुड़ेगा, जो कि आपका जुड़ेगा, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, वो नई शिक्षा नीति इसमें ऐड हो जाएगी, बस बाकी कुछ चीजें नहीं है। और हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन एक चांस मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नई शिक्षा नीति ऐड होना चाहिए। चूंकि आप एक असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपसे तो उम्मीद की ही जा सकती है कि नई शिक्षा नीति के विषय में आप जानकारी प्राप्त करें या फिर आपको जानकारी हो। क्लियर होगा। अब इन सब चीजों को कवर करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए मैं कोर्स के बारे में भी बता देता हूं, ऑनलाइन कोर्स जो उपलब्ध है उसके विषय में। देखिए, कोर्स आप अगर चाहें तो ना भी लें, मेरा कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं है कि आप कोर्स ले ही लें। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कोर्स नहीं लेते हैं, कोचिंग नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध है, कोचिंग नहीं करते हैं, तब की स्थिति में आप क्या करेंगे? तब की स्थिति में आप इकाई 2 हो या इकाई 1 हो, उसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीजें करेंगे। पहले तो पढ़ेंगे इकाई 1 को, पढ़ने के बाद आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़ने से पहले आप क्या ढूंढेंगे? कंटेंट ढूंढेंगे। जब कंटेंट ढूंढ लेंगे तभी तो पढ़ेंगे, कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछेगा, कैसा पूछेगा। तो एक बड़ा लंबी और लंबा प्रक्रिया हो जाता है। तो उससे आसान होता है कि कहीं कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि वही मेहनत आप करेंगे और हो सकता है कि उतना बेहतर तरीके से मेहनत ना कर सके, क्योंकि यहां पर जो हमारे एनालाइजर में कोई कंटेंट बना रहा है तो पिछले 6 साल 7 साल से 8 साल से बना रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है। तो आपके पास तो कम से कम उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। और कोर्स पूरा पढ़ना, कोर्स कंप्लीट करना ही चैलेंज नहीं, चैलेंज ये भी है कि आप जो है, आपका जो प्रतिद्वंदी है उससे अधिक नंबर लाना है। आपको कोर्स पूरा करके केवल पास नहीं होना है, अधिक नंबर लाना है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास बहुत आवश्यक हो जाता है। क्लास जो है हमारे यहां दोनों पेपर के लिए, यानी पेपर 1 जो बताया, उस पेपर 1 के लिए भी क्लास उपलब्ध है और पेपर 2 के लिए भी क्लास उपलब्ध है। पेपर 2, ये पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों के लिए क्लास उपलब्ध है। और बेहतर तरीके से मैंने एक एक पॉइंट, सिलेबस के एक एक बिंदु को पढ़ाने की कोशिश की और आने वाले समय में और भी चीजों को उसमें पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि शॉर्टकट या स्मार्ट वर्क करके आप चीजों को आगे बढ़ें। हमारा कोर्स लें न लें उससे कोई मायने नहीं रखता, कहीं भी कोर्स लें तो कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहला कि क्या सिलेबस वाइज चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही। अगर सिलेबस वाइज पॉइंट टू पॉइंट चीजें कवर कराई जा रही है तो एक चेक पॉइंट आप लगा ले कि हाँ सिलेबस वाइज मेरे को कोर्स मिल रहा है। दूसरा, क्या उसके साथ पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, क्योंकि अभी प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि अगर आप नोट्स बनाने चलेंगे तो जब तक आप नोट्स बनाएंगे आपका साथी 5 पीडीएफ पढ़ चुका होगा। जितने समय में आप नोट्स बनाएंगे उतने समय में वो 5, आप जितना नोट्स बनाएंगे उतना चीज वो याद कर चुका रहा होगा पीडीएफ में। तो पीडीएफ मिल रहा है कोर्स के साथ या नहीं मिल रहा है। और इसके साथ एक और चीज देखें, कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जो पीडीएफ तो मिलता है लेकिन आप इसको प्रिंट नहीं करा सकते। तो हमारे यहां ऐसा नहीं है, प्रिंट भी करा सकते हैं आप चीजों को। पीडीएफ को प्रिंट कराइए और प्रिंट करा के रखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप
जितना बेहतर तरीके से चीजों को हमारा उद्देश्य उस कंटेंट को या उस पीडीएफ को सेव करके रखना नहीं है कि आप अधिक से अधिक चीजों, क्या पता आप किसी को शेयर कर दें, किसी को फोटोकॉपी दे दें, वो कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है कि आप आसानी से चीजों को पढ़ सकें। आपके पास पीडीएफ होगा तो ऐसे सामने पढ़ पाएंगे। मोबाइल में तो बहुत लंबे समय तक पढ़ नहीं सकते। पीडीएफ अगर प्रिंट रहेगा तो प्रिंट में कोई पॉइंट आउट करना है तो पॉइंट आउट कर पाएंगे। तीसरा नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं कि क्या सिलेबस या जो पढ़ा रहे हैं वो समय पर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ बिंदु हैं जिसको आप ध्यान में देखना चाहिए। और एक चीज और देख सकते हैं, कई बच्चे दूर दराज के होते हैं, दूर दराज के बच्चे होते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ हो जाती है कि अगर ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं और इंटरनेट उनके पास लिमिटेड है, नेट लिमिटेड है, तो क्या उसको ऑफलाइन सेव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो यह चीज भी आपको देखना अति आवश्यक है। इसके साथ आपको कुछ और चीजें देखनी चाहिए कि सपोर्ट कैसा है, यानी जब आपने क्लास ले लिया, आपको क्लास में कोई डाउट है तो आपको समझाया जा रहा है, समय दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अगर सपोर्ट में बात करें तो किस प्रकार का सपोर्ट है, व्हाट्सएप का सपोर्ट है, यानी आप चैट करके बात कर सकते हैं या फिर आप कॉल में भी बात कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑफलाइन ऐप को वीडियो को डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध है। समय से कोर्स हम पूरा करा देंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। कंटेंट बना हुआ है, पूरा पढ़ाना बस। और बहुत सारे क्लासेस अपलोड भी हो चुके हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें देखें। चूंकि अभी देखिए 2013 में एग्जाम हुआ और 2013 के बाद अब 2025 में संभावना है कि एग्जाम होगा। और अगर 2025 में एग्जाम होता है तो लगभग 12 साल के बाद एग्जाम हो रहा है। अगर आप एबीओ की ही तैयारी कर रहे होते तो मानिए कि अगर आपको चीजें अच्छी तरीके से नहीं मिली तो आप कितना कोर्स के लिए कितना फीस दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, 12,000, 15,000, जो भी आपको मिले दे सकते हैं। ठीक, लेकिन आप ये 10,000, ये 12,000 रुपए आपके समय को नहीं वापस कर सकता, टाइम को पीछे नहीं ला सकता। यानी अगर आप किसी भी प्रकार से चीजों में असंतुष्ट रहते हैं, पढ़ाई समझ में नहीं आता, पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं करा सकते, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ऐसा है, आपको सपोर्ट नहीं मिलता, कॉल नहीं आता, कॉल में बात नहीं हो पाता, कुछ भी ऐसी समस्या है, तो आपका ये 10,000 12,000 रुपए को मत देखिए। आप ये देखिए कि आपका वो समय चला गया जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता था। वो समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक उम्र बीत जाएगी, उसके बाद तो फिर आप उसे दे नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते। ठीक, तो ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर ध्यान केंद्रित करिए और मेहनत करिए। वैसे मैं आपको थोड़ा सा फीस के बारे में बता देता हूं। पेपर 1 का जो फीस है वो 2,000 रुपए है, प्लस इसमें जीएसटी है। साथ ही पेपर 2 का जो फीस है वो 6,000 रुपए है, प्लस जीएसटी है। ठीक, 2,000 प्लस जीएसटी, 6,000 प्लस जीएसटी है। अगर 6 2 8,000 दोनों पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो 8,000 प्लस जीएसटी मतलब 9,000 कुछ रुपए होगा। लेकिन फिर भी ये फीस, वैसे अगर मैं कहूं कि ये सारी सुविधाएं जो हैं या जितना बड़ा सिलेबस है, नया कंटेंट ढूंढना, इतना उतना अगर आप करेंगे ना, तो आपको, मुझे लगता है कि अगर पूरा कंटेंट आप ही ढूंढें तो 6 से 8 महीना लगेगा। सुबह 10 बजे बैठेंगे और शाम के 6 बजे तक अगर आप तैयार करेंगे तो 10 महीना मिनिमम लगेगा, 8 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके सामने ये फीस कुछ भी नहीं है। वैसे 8,000 प्लस जीएसटी, अगर दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो 8,000 प्लस जीएसटी, कोई भी बहुत कम फीस है। लेकिन और साथ में ये सब चीजें भी मेंटेन करना कि सिलेबस, पीडीएफ टाइम पर जो है सिलेबस कंप्लीट हो, ऑफलाइन सेव कर सके, क्योंकि इसमें सब सर्वर वगैरह का बहुत सारा कॉस्ट आता है। तो फीस से कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट के लिए इसमें भी डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, तो आप उस डिस्काउंट ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं। आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो 94 064 21 014 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? एबीओ का कोर्स लेना है, और अगर पेपर 1 लेना है तो पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों लेना है तो दोनों। क्या लिखेंगे? एबीओ
एबीओ 1+2 ज्वाइन करना है, पेपर 1+2 ज्वाइन करना है, ऐसे लिख करके भेज देंगे। आपको मैसेज में बात करेंगे, पेमेंट डिटेल वगैरह मिलेगा, आप उसमें पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें और आप करिए जरूर, ये तो समझ में आ गया होगा, व्हाट्सएप नंबर भी आपने लिख लिया होगा। कुछ चीजें आप और करिए, क्या कर सकते हैं। सबसे पहला बात कि एबीओ के लिए, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाइए। जो भी अपडेट होंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो मैंने पीडीएफ में आपको ये पूरा सिलेबस समझाया, अगर आपको ये सिलेबस चाहिए, कई बच्चे क्या, आपको सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए, बिना सिलेबस के तो आप पढ़ाई ही मत करिए, क्योंकि जब आप जांचना शुरू करेंगे मुझे मतलब मेरी पढ़ाने के तरीके को या मेरे पढ़ाई को, तो आप एक चीज ये भी देखेंगे कि सिलेबस का हर बिंदु कवर हो रहा है या नहीं। तो सिलेबस आपको चाहिए, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल में आप इसका पीडीएफ पा जाएंगे इस सिलेबस का। इसके अलावा कुछ और पीडीएफ भी होंगे, कुछ अपडेट होंगे, तो वहां पे मिल जाएगा। इसमें मैंने एक पॉइंट बताया कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक। इस पूरे सिलेबस में आपको दोनों तरीके के करंट अफेयर हैं। पहला तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडियन लेवल का भी करंट अफेयर है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे एक ही काम करते हैं कि लास्ट टाइम में करंट अफेयर का कोई पतला सा बुक लेते हैं और चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर कहने का मतलब, एग्जामिनर जब आपसे करंट अफेयर पूछना चाह रहा है, इसका मतलब आपको अपडेट रखना चाह रहा है। तो अपने आप को अपडेट रखिए करंट अफेयर से, और करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर क्विज से भी, यानी आप जो पढ़ते हैं करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसका क्विज भी सॉल्व करने का अवसर मिलेगा, और ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, द एनालाइजर ऐप डाउनलोड करिए, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है। वीडियो डाउनलोड करने की फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी है। सिलेबस लंबा है, जब एग्जाम से पहले आप कम से कम 3 से 4 बार चीजों को रिवाइज कर लिए होंगे, तो यह समझिए कि आपका एग्जाम निकालने के कगार पे हैं। और अगर रिवाइज नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब कि आप बहुत चीजों में, बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी आपसे अधिक नंबर ले आएगा, तो आप पीछे होने, जाहिर सी बात है। बहुत लंबे समय के बाद ये एग्जाम आ रहा है, हो रहा है या होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे। नमस्कार, जय।